हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निम्बस आईएएस एकेडमी आपके लिए लेके आया है हरियाणा सिविल सर्विसेज की प्रीलिम एनालिसिस सीरीज, जिसमें 2 वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया 2023 में जो कंडक्ट किया गया प्रीलिम एंड 2022 में जो प्रीलिम कंडक्ट हुआ है उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2021 में जो हमारे पास प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें जो पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी इन डेप्थ स्टडी हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है? राइट टू वोट इज अ लीगल राइट एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो पहली स्टेटमेंट का कहना है कि जो वोट करने का अधिकार है ये एक लीगल राइट है, मतलब लॉ के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है, बट ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो हमारे पास फंडामेंटल राइट का चैप्टर नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हम 12 से लेके 35 तक आर्टिकल्स को पढ़ते हैं और कहीं पे भी राइट टू वोट का जिक्र जो है वो नहीं किया गया है। तो मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट तो नहीं है हमारा जो राइट टू वोट है, बट इट इज अ लीगल राइट। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 जो है वो हमें वोट करने का अधिकार देता है। तो इट इज अ लीगल राइट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक लॉ है और लॉ जो राइट प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं लीगल राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड देखो, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये भी हमें पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। पहले आर्टिकल 31 ऑफ द फंडामेंटल राइट जो है ये बात करता था कि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होगा, बट लेटर ऑन क्या किया गया, 44th अमेंडमेंट की गई 1978 में, जिससे क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट का दर्जा जो है वो दे दिया गया और फंडामेंटल राइट की लिस्ट से उसको रिमूव कर दिया। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, आर्टिकल 300A was inserted in Constitution of India by 44th Constitutional Amendment, जो अभी मैंने आपको बताई कि 1978 में हुई थी। तो आर्टिकल 300A ऐड किया गया अंडर पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 300A क्या बताता है? इट टॉक्स अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी एज अ लीगल राइट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही होगी। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है? आर्टिकल 301 परटेन्स टू राइट टू प्रॉपर्टी। अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 300A जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, ना कि 301। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। पूछा क्या गया है कि अबव स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहली करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो भी हमारी करेक्ट होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है ना कि ये चौथी स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो फिर भी आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा, राइट। तो एक्सप्लेनेशन देखो, राइट टू वोट जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है अंडर आर्टिकल 326, जहां पे बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड एज अ लीगल राइट प्रोवाइड किया जाता है टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया। कौन से सिटीजन? जिनकी एज 18 साल या 18 साल से ऊपर है। पहले हमारे देश में 1988 तक वोटिंग एज होती थी 21। लेटर ऑन क्या किया गया? 61st अमेंडमेंट की गई 1988 में, जिससे क्या है, वोटिंग एज को 21 से घटा के कर दिया गया 18 साल। तो इसको आपने याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो पहली स्टेटमेंट देखो, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ते हैं, थर्ड मीटिंग के बारे में जब हम पढ़ते हैं जो कंडक्ट हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, इस वाली मीटिंग में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही होगी। सेकंड देखो, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज लेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि किसके द्वारा रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ना कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। और ऊपर हमसे यही पूछा गया था कि नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो यही हमारा बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट को भी देखते हैं।
H.C. मुखर्जी was elected as Vice President of the Constituent Assembly. बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था एज अ प्रेसिडेंट, H.C. मुखर्जी एंड टी कृष्णामाचारी को चुना गया था एज अ वाइस प्रेसिडेंट. Then Dr. Sachidanand Sinha was elected as interim president of the Constituent Assembly. ये भी आपने पढ़ा होगा कि जब पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एज अ टेम्परेरी प्रेसिडेंट बिठाया गया इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आंसर हमारा हो जाएगा बी. आपने याद रखना है. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या लिखा गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा गया था कि जो देश के निवासी हैं, पीपल ऑफ इंडिया हैं, उनको गारंटी किया जाएगा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी दी जाएगी, फंडामेंटल फ्रीडम्स दी जाएंगी. तो मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक तरीके से एम बताता है हमें कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का एम क्या था इंडियंस के लिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके. तो इसको 13 दिसंबर 1946 वाली मीटिंग में रखवाया गया. किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा. तो इसको आपने याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट आर्टिकल 21 ऑफ द फंडामेंटल राइट. तो क्या पूछा जा रहा है? Which of the following is mentioned in Article 21 of Indian Constitution? तो ये नीचे 4 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सी चीज है जो आर्टिकल 21 में एक्सप्लिसिटली मेंशन की गई है? तो नंबर 1 है रूल ऑफ लॉ, नंबर 2 है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नंबर 3 है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड नंबर 4 है इक्वालिटी बिफोर द लॉ. तो अगर हम बात करें, रूल ऑफ लॉ हमारे देश में चलता है, लेकिन आर्टिकल 21 के अंदर एक्सप्लिसिटली इसको मेंशन नहीं किया गया. और इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करें, ये तो आर्टिकल 14 में आपने पढ़ा होगा. और इक्वालिटी बिफोर द लॉ रूल ऑफ लॉ का ही एक पार्ट बन जाता है, राइट. तो रूल ऑफ लॉ कहां पे मेंशन है? आर्टिकल 14 में. देन हमारे पास क्या बचा? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. बिल्कुल भी नहीं. हमारे देश के आर्टिकल 21 में मेंशन किया गया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. तो मतलब लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर बताया जाएगा उसको फॉलो करते हुए आप किसी भी डिसीजन पे पहुंचोगे. जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है? नो पर्सन शैल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. तो किसी भी इंसान की जो आपकी लाइफ है एंड उसकी पर्सनल लिबर्टी है उसको आप नहीं छीन सकते तब तक जब तक लॉ उस चीज के बारे में नहीं बात करता है. जैसे फॉर एग्जांपल किसी को डेथ सेंटेंस दी जाती है तो वो डेथ सेंटेंस बाय लॉ दी जाती है, वहां पे भी उसकी लाइफ हार्म हो रही है, लेकिन अंडर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. तो यही चीज आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन की गई है और यही हमारा आंसर हो जाएगा. तो फंडामेंटल राइट बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से और डिटेल्ड तरीके से आपने पढ़ने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following commissions was not constituted to look into the center state relations in India? तो सेंटर स्टेट रिलेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जब हम पॉलिटी को पढ़ते हैं, चाहे मेंस के पर्सपेक्टिव से चाहे प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, तो इसको आपने बड़ी ध्यान से सुनना है कि हमारे पास 4 कमीशन दिए गए हैं. सरकारिया कमीशन है, देन हमारे पास राजमनार कमीशन है, देन सोली सोरबजी कमीशन है हमारे पास, एंड MM पुंछी कमीशन है. तो इन सारे कमीशंस में से सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन के बारे में एंड राजा मनार कमीशन के बारे में आपने जरूर सुना होगा अगर आपने सेंट्रल स्टेट रिलेशन को पढ़ा है. बट ये जो हमारे पास सोली सौरभजी कमीशन है, दिस कमीशन वाज रिलेटेड टू पुलिस रिफॉर्म्स. This was related to police reforms, not center state relations. तो उन्होंने पूछा कि कौन सा नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोली सौरभजी कमीशन. तो इसके बारे में देखो, सोली सौरभजी कमीशन की अगर हम बात करें तो मॉडल पुलिस एक्ट फ्रेम करने के लिए इस कमेटी को, इस कमीशन को बिठाया गया था और रिपोर्ट हमारे पास आती है कब? 2006 में. सो इट इज नॉट रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशन बट रिलेटेड टू द मॉडल पुलिस एक्ट. सो इट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए सारे कमीशन ही इंपॉर्टेंट होते हैं. खास तौर पे इंटर स्टेट एंड सेंटर स्टेट के रिलेटेड जो कमीशंस बिठाए जाते हैं, पॉवर्टी के ऊपर कमीशंस बिठाए जाते हैं, जैसे रिसेंटली अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन के ऊपर कमीशन बिठाया गया, कमेटी बनाई गई जिसके जो चेयरमैन है वो है हमारे
फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। तो फंडामेंटल राइट में एक चीज याद रखो कि हमारे पास 14 से लेके 32 तक खास तौर पे एक्सप्लिसिटली आपके फंडामेंटल राइट मेंशन किए गए हैं, जिसमें से क्या है, फंडामेंटल राइट फ्रेंडली फॉरेनर के लिए भी अवेलेबल होते हैं एंड सिटीजन्स के लिए तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे। तो सिटीजन्स के लिए तो सारे फंडामेंटल राइट ही है, फॉरेनर के लिए कौन कौन से हैं, तो याद रखो आर्टिकल 14 एंड 20 से लेके 28 तक जितने भी हमारे पास फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो सारे के सारे फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है। तो आपने याद रखना है आर्टिकल 14 20 से लेके 28 तक सारे के सारे फॉरेनर प्लस सिटीजन दोनों के लिए है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि कौन सा है जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। तो आर्टिकल 14 ये तो फॉरेनर के पास भी है, 21 20 से लेके 28 के बीच में आ गया, फॉरेनर के पास है, 25 अगेन 20 से लेके 28 के बीच में आ गया, फॉरेनर के पास भी है, 29 ये 20 से लेके 28 के बीच में नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए। तो यहाँ पे देखो प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करता है ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 भी इसी के बारे में बात करता है, जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिलेगा, राइट। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए जो फंडामेंटल राइट है वो मेंशन किए गए आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30 में। मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 14 20 से लेके 28 इसको छोड़ दो, बाकी जो पीछे बच गए वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंडियन सिटीजन्स को ही मिलेंगे। और ये जो 14 20 से लेके 28 ये फॉरेनर एंड सिटीजन दोनों को मिलते हैं, राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। देखो जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने 2023 का पेपर पॉलिटी का डिस्कस किया, 22 का डिस्कस किया, अभी 21 में आ चुके हैं। तीनों साल लगातार आप बोल सकते हो पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इसी कमेटी के ऊपर एस्टिमेट कमेटी है हमारे पास, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है हमारे पास, डिपार्टमेंटल कमेटीज है, आपको पता होना चाहिए बेसिक्स। तो यहाँ पे देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी वाज फाउंडेड इन 1921, बिल्कुल सही है। हमारे पास 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है जिसके तहत इस कमेटी को, पब्लिक अकाउंट कमेटी को बनाया गया। देन द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी बाय कन्वेंशन, not according to the constitution but by convention belongs to the main opposition party। तो ये बिल्कुल सही है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन बनाया जाता है वो ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर बनाया जाता है, दोनों सही है। थर्ड देखो, द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर इज 2 years। एक चीज याद रखना, जितनी भी आपके पास स्टैंडिंग कमेटीज है, फॉर एग्जांपल 3 हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी है जिसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, एस्टिमेट कमेटी है। तीनों का जो टन्योर है वो रहता है 1 साल का। हर 1 साल के बाद दोबारा से इलेक्शंस करवा के मेंबर यहाँ पे चुने जाते हैं और चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। तो 2 साल नहीं 1 साल आएगा, तो ये हमारा गलत हो गया। पूछा क्या गया है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 एंड 2 ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा सी। बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर हम बात करें तो 1921 में पहली बार इस कमेटी को बनाया गया था। इस कमेटी में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर जो है वो आते हैं लोकसभा से एंड जो 7 मेंबर है वो आते हैं राज्यसभा से इलेक्ट होके। देन इस कमेटी में कोई भी मिनिस्टर एज अ मेंबर नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ जो एमपी होगा वही मेंबर बनेगा, मिनिस्टर मेंबर नहीं बन सकता इस कमेटी का। और टर्म इसकी रहती है 1 साल की और चेयरमैन स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कहां से, ऑपोजिशन की पार्टी से। और ये एक कन्वेंशन, एक रीत हमारे देश में चल रही है सिंस 1967। सो इट इज इंपॉर्टेंट। काम क्या होता है, फंक्शन क्या है, to examine the annual audit reports of comptroller and auditor general of India। कैग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास सबमिट की जाती है उस रिपोर्ट को एग्जामिन करना, उसका एनालिसिस करना इस कमेटी का काम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ।
तो एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब 10th शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इन 1984। सबसे पहली चीज याद रखो, 10th शेड्यूल को कब ऐड किया गया था? बाय द 52nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। और उस टाइम पे किसकी सरकार चल रही थी? राजीव गांधी की, क्योंकि 1984 अक्टूबर में तो इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है। ये अमेंडमेंट हुई है 85 में, तो इंदिरा गांधी सरकार यहां पे नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सेकंड देखो, इट इज प्लेस्ड अंडर 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन लिखा गया है, बिल्कुल सही है। द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज फर्दर स्ट्रेंथन्ड बाय 93rd अमेंडमेंट ऑफ 2003। 93rd अमेंडमेंट बात करती है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट रिजर्व करने की, ना कि एंटी डिफेक्शन की, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। देन laws mandates the chairman or the speaker of the respective legislative house to decide on the disqualification arising out of the defection। तो अगर डिफेक्शन के रिलेटेड किसी भी मेंबर को आप डिस्क्वालीफाई करते हो, डिफेक्शन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, एक एमपी की सीट के ऊपर कोई पर्सन ए खड़ा हुआ, और वो जो सीट के ऊपर खड़ा हुआ है वो किसी ना किसी पार्टी की टिकट के ऊपर खड़ा हुआ, मान लो बीजेपी की टिकट के ऊपर खड़ा हुआ, और वो जीत जाता है, और जीतने के बाद बीजेपी की मेंबरशिप छोड़ देता है, तो उसकी वो जो एमपी वाली सीट उसने जीती है वो भी कैंसिल हो जाएगी। अगर वो लोकसभा का मेंबर ऐसा कर रहा है तो उसको लोकसभा का स्पीकर निकालेगा, विधानसभा का एमएलए ऐसे कर रहा है तो विधानसभा का स्पीकर निकालेगा, राज्यसभा का मेंबर ऐसे कर रहा है तो राज्यसभा का चेयरमैन उसको निकालेगा। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि जो आपका स्पीकर है वो निकालता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्पीकर होता है वो निकालता है, तो बिल्कुल सही है, करेक्ट पूछा गया। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर यहां पे हो जाएगा डी। 1 एंड 3rd स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, इसको आपने याद रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो, 93rd अमेंडमेंट जो 2005 में की गई है, ना कि 2003 में, इसको भी याद रखो। स्टेटमेंट में क्या बोला गया था? 2003। 2005 की अमेंडमेंट है जो बात करती है रिजर्वेशन इन एडमिशंस फॉर शेड्यूल फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। तो यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्कूलों में, कॉलेजों में जो सीट्स एडमिशन वाली वहां पे रिजर्व की जा सकती है, ये बोला 93rd अमेंडमेंट 2005 ने। इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, 10th शेड्यूल को ऐड किया गया बाय 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985, और इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही थी? राजीव गांधी की, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which one of the following committees of Panchayati Raj suggested constitutional amendment to ensure the Panchayati Raj institution? तो हमारे पास कुछ कमेटीज दी गई हैं जो लोकल गवर्नेंस के रिलेटेड है, लोकल गवर्नमेंट के रिलेटेड है। कौन सी कमेटी है जिसके द्वारा क्या है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको संविधान के अंदर लिखने की बात सबसे पहले की गई? तो यहाँ पे देखो, हनुमंथा राव कमेटी है 1983 की, एलएम सिंघवी कमेटी है 1986 की, जीवी के राव कमेटी है 1985 की, एंड पी के ठंगन कमेटी है हमारे पास 1989 की। तो ये 4 कमेटीज हमारे पास दी गई हैं। तो इन 4 कमेटीज में से जो हमारी सेकंड वाली कमेटी है, दैट इज एलएम सिंघवी कमेटी, इनके द्वारा बोला गया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कहां पे लिख देना है आपने? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब देखते हैं इन कमेटीज के बारे में कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमेटी हमारे पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के रिलेटेड है। तो नंबर 1 हमारे पास है बलवंत राव कमेटी, है बलवंत राय मेहता कमेटी, दैट इज ऑफ 1957। देन अशोक मेहता कमेटी है जो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के द्वारा बिठाई गई 1977 में। जीवी के राव कमेटी जो हमारे पास है ये बिठाई गई 1985 में। एलएम सिंघवी कमेटी 1986, ठंगन कमेटी 1989 एंड गडगिल कमेटी भी 1989। तो यहाँ पे इसको याद करने की, कमेटीज को सीरीज में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करने की एक ट्रिक है, आपने याद रखना है, बैग ऑफ द ल्यूटिनेंट गवर्नर, ठीक है, या ल्यूटिनेंट जनरल। ल्यूटिनेंट गवर्नर को कैसे लिखते हैं? LTG, LTG, बैग, BAG, बी से बलवंत राव मेहता कमेटी, ए से अशोक मेहता,
जी से जीवी के राव कमेटी, एल से LM सिंघवी, टी से ठंगन कमेटी एंड जी से गडगिल कमेटी। ईयर मैंने आपको बता दिया 57 77, 20 साल का डिफरेंस है। 85 86 लगातार है। 89 89 बिल्कुल लास्ट में आपको देखने को मिलेंगी, राइट। पंचायती राज इंपॉर्टेंट रहता है जब भी स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले एग्जाम में भी हमने देखा था कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनिसिपैलिटीज जो है उनके आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें आपको 3 जो मेंबर है वो देखने को मिलेंगे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। 5 मेंबर बॉडी नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सेकंड देखो, द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शंस एंड बाई इलेक्शंस। जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। प्लस अगर कोई सीट पे इलेक्शन कैंसिल हो जाता है, दोबारा से आपने बाई इलेक्शन करवाना है, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, तो बिल्कुल सही है। थर्ड देखो, द इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट और मर्जर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे वो स्प्लिट होती है या फिर मर्ज होती है पार्टीज, कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है, वो भी यही सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सही है। फोर्थ स्टेटमेंट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड इलेक्शन सिंबल्स फॉर द न्यूली रजिस्टर्ड पार्टीज। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो रजिस्टर करता है नई पार्टीज को, और उनको जो सिंबल्स भी प्रोवाइड करने हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही प्रोवाइड करेगा। यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। ये बहुत जरूरी होता है पढ़ना कि करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है। जरूरी नहीं कि हर बार करेक्ट ही पूछा गया हो, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपने। तो यहां पे याद रखना, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको बनाया गया था 25 जनवरी 1950 को अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसीलिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। और इसका जो आपको सेक्रेटेरिएट है वो देखने को मिलेगा कहां पे, न्यू दिल्ली में, राइट, दैट इज कैपिटल। देन पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 324 से लेके 29 तक बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। और पहले ये 1 मेंबर बॉडी होती थी, सिंगल मेंबर बॉडी होती थी। 1989 में अमेंडमेंट करवा के हमने इसको क्या बना दिया, मल्टी मेंबर बॉडी। और आज आपको 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मेंस में भी और प्रीलिम में भी। और इसके जो केसेस है वो इंपॉर्टेंट है। सिंपल उन्होंने बोला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो। मिनर्वा मिल्स केस है हमारे पास 1980 का। देन गोलकनाथ केस है 1967 का। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस है हमारे पास 1975 का। केशवानंदा भारती केस है 1973 का। तो मतलब सबसे पहले आपके पास सेकंड आएगा, देन उसके बाद आपके पास आएगा फोर्थ, देन हमारे पास आएगा थर्ड, एंड देन हमारे पास आएगा फर्स्ट। सो 2 4 3 1, तो ये बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं है। केस के अंदर क्या नहीं पूछा गया, पूछा ये गया है कि केस कब का है वो, तो आपको ईयर याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखो, गोलकनाथ केस 1967, केशवानंदा भारती केस 1973, इंदिरा गांधी केस 1975 एंड मिनर्वा मिल्स केस 1980। चारों ही केसेस में बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन जो है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है हमारे पास। अगेन एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछा जाता है पॉलिटी में। तो देखो यहाँ पे फाइनेंशियल बिल्स बोल रहे हैं, फाइनेंस बिल नहीं बोल रहे। फाइनेंशियल बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोअर हाउस और लोकसभा। जो फाइनेंशियल बिल है ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता। सेकंड स्टेटमेंट देखो, रीजन देखो, लोअर हाउस और लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अब ये इसका कारण भी नहीं है कि अगर फाइनेंशियल बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता भी तो उसका कारण ये नहीं है कि लोकसभा
डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऊपर वाली स्टेटमेंट ही गलत है। उसका रीजन भी कैसी बनेगी, तो हमारे पास आ जाएगा कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो मतलब हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल बिल के बारे में याद रखो, तीन तरह के फाइनेंशियल बिल हमारे पास होते हैं। एक तो है मनी बिल, एक है फाइनेंशियल बिल 1, एक है फाइनेंशियल बिल 2। जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, फाइनेंशियल बिल 1 भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन फाइनेंशियल बिल 2 जो है वो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। उन्होंने क्या बोला था कि सिर्फ लोकसभा में होंगे, लेकिन एक टाइप है फाइनेंशियल बिल की जो राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकती है। देन अगर हम बात करें राज्यसभा का इसमें क्या रोल रहता है, तो इन केस ऑफ मनी बिल आपको पता होगा कि राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकती, विद और विदाउट रिकमेंडेशन 14 दिन के अंदर अंदर उनको बिल क्या है वापस लोकसभा में भेजना होता है। देन अगर हम बात करें फाइनेंशियल बिल 1 को, तो वो अमेंड भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है और रिकमेंडेशन तो दे ही सकती है। सेम फॉर द फाइनेंशियल बिल 2, वहां पे भी रिजेक्शन भी कर सकता है आपका राज्यसभा और उस बिल को अमेंड भी कर सकता है, जो कि मनी बिल के केस में नहीं होता है, राइट। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। देन ये तीनों के तीनों बिल जो है ये सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा पास किए जाते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, तो इन बिल्स के बारे में ध्यान से पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द नोशन ऑफ अपहोल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया इज कंटेन्ड इन। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। क्या प्रीएम्बल के अंदर लिखा गया है कि सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को आपने बचा के रखना है, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर स्टेट को ऐसा बोला गया, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में सिटीजन्स के लिए बोला गया है, या फिर फंडामेंटल राइट में इसको एक अधिकार बना दिया। तो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी में थर्ड जो फंडामेंटल ड्यूटी हमारे पास है वो बात करती है, यहाँ पे देखो, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि पार्ट 4A अंडर आर्टिकल 51A हमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड करता है, जिसमें से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया था, और एक जो लेटेस्ट वाली है उसको हमने 86th अमेंडमेंट 2002 से ऐड किया है, राइट। तो इसमें टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। आपको सीरीज वाइज पता होनी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं कि फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ये पूरा सीरीज आपको पता होना चाहिए। जो थर्ड वाली है वो बात करती है कि इंडियन सिटीजन्स की ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करे, राइट। तो इट इज इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट देखो, the terms liberty, equality and fraternity used in the preamble of Constitution of India is inspired from which revolution? कौन से रेवोल्यूशन से हमने ये तीन वर्ड्स जो हैं कीवर्ड्स प्रीएम्बल में लिखे हैं? तो यहाँ पे देखो, रशियन रेवोल्यूशन, चाइनीज रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में मोटो ही यही था, मेजर उनका मोटो क्या था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तीन चीजें वो फ्रांस के अंदर लेके आना चाहते थे। ये देखो, दिस इज द मोटो, दैट इज लिबर्टी उनकी भाषा में लिखा गया है फ्रांस में, देन इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये तीनों आपने याद रखने, इट इज इंपॉर्टेंट। सो इट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर कंट्री एज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जब हम फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 1 से लेके 4 तक आर्टिकल्स आते हैं। जो पहला ही आर्टिकल है वो हमें क्या बताता है, इंडिया का नाम। तो वो नाम क्या बताया गया है, क्या वो हिंदुस्तान दैट इज भारतवर्षा है, या फिर इंडिया दैट इज हिंदुस्तान है, या फिर इंडिया दैट इज भारत है, या फिर भारत देश दैट इज इंडिया है। तो कौन सा है? तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर जो है दैट इज इंडिया दैट इज भारत। ये रिसेंटली बहुत न्यूज में चल रहा था। तो ये जो पार्ट है, ये 4 आर्टिकल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस बार के प्रीलिम के लिए। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल 1 है वो हमें क्या बताता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो इंडिया जो कि भारत भी है, ये स्टेट्स का यूनियन होना चाहिए, मतलब कोई भी स्टेट इंडिया को छोड़ के बाहर नहीं हो सकती है। इसके अलावा इसमें इंडिया की टेरिटरी बताई गई है कि इंडिया की जमीन में, इंडिया की लैंड में क्या क्या आता है। सबसे पहले हमारे पास है टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, जो 28 स्टेट्स हैं उनकी जो जमीन है वो भी इंडिया की जमीन है। देन
टेरिटरी ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, जो हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरी है उनकी जमीन भी यहाँ पे आ जाएगी, एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया। अगर कोई और एरिया भी जब्त किया जाता है इंडिया के द्वारा तो वो भी इंडिया की टेरिटरी में इंक्लूड हो जाएगा, राइट। तो ये आपने याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, in which part of the constitution of India is mentioned the promotion of international peace and security। तो कौन से पार्ट में लिखा गया है कि इंडिया की स्टेट ने, इंडियन स्टेट ने नेशनल लेवल पे कोशिश करनी है, इंटरनेशनल लेवल पे कोशिश करनी है पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की। तो यहाँ पे क्या प्रियम्बल में है या डीपीएसपीज में है या फंडामेंटल ड्यूटीज में है या 9th शेड्यूल में? तो यहाँ पे हमारे पास आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके अंदर आर्टिकल 51 आपको देखने को मिलेगा, दैट टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की हमारी देश की जो सरकार है, जो स्टेट है, वो कोशिश करेगी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की। क्या बोलते हैं आर्टिकल 51? प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लेवल पे पीस सिक्योरिटी को प्रमोट करना है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशंस, अच्छे रिलेशंस बाकी कंट्रीज के साथ बिल्डअप करने हैं। देन फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटी एंड ऑब्लिगेशंस इन डीलिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल्स विद वन अनदर। तो जब कंट्रीज एक दूसरे के साथ डील करेंगी, ऑर्गेनाइज्ड पीपल मतलब कंट्रीज, जब कंट्रीज एक दूसरे के साथ डील करेंगी तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी लॉज हैं, जो भी ट्रीटीज हैं, उनको आप प्रॉपर्ली फुलफिल करोगे, उनकी उल्लंघना नहीं करोगे। और फोर्थ है एनकरेज सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, मतलब बातचीत के साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना है। अगर दूसरी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है तो सॉल्व करवाने की कोशिश करनी है, ये बोलते हैं आर्टिकल 51, लास्ट आर्टिकल ऑफ द डीपीएसपीज। आपने याद रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर पिछले पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है सेम आर्टिकल के ऊपर। अंडर विच आर्टिकल कैन एनी सिटीजन, Under which article can any citizen of India move directly to the Supreme Court of India for the violation of any of his or her fundamental rights? तो अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो कौन से आर्टिकल के तहत वो पर्सन सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है? देन दैट इज, क्या वो आर्टिकल 32 है या 35 है या 14 है या 9 शेड्यूल है? सो इट इज आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, जो क्या बोलता है कि एक एग्रीव्ड पर्सन जिसके फंडामेंटल राइट हार्म हुए हैं वो अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवाने के लिए सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स इशू करती है, जिसमें हमारे पास हैबियस कॉर्पस है, जिसमें होता है कि अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया गया तो उसको कोर्ट के सामने पेश करना, मतलब टू प्रेजेंट अ बॉडी। सेकंड है मैंडेमस, जिसमें क्या है, कमांड किया जाता है। मैंडेमस मतलब टू कमांड, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, पब्लिक ऑफिसर को कमांड करना, वो अपना काम सही ढंग से करे उसके लिए। देन प्रोहिबिशन, जिसमें क्या है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को आप बोल सकते हो कोई केस उठाने से, या फिर अगर लोअर कोर्ट अपने पावर के दायरे से बाहर जा रही है, अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रही है, तो वो जाने से रोका जाता है। देन हमारे पास है सर्चुरेरी। सर्चुरेरी में क्या होता है, अगर लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है और वो डिसीजन अगर उनकी पावर से बाहर था तो हायर कोर्ट उस डिसीजन को कैंसिल आउट कर सकती है। एंड लास्ट है क्यू वारंटो, जिसका मतलब क्या है, एलिजिबिलिटी को इंश्योर करना कि जो पर्सन जिस दफ्तर के लिए एलिजिबल है वही पर्सन उस दफ्तर को अटेन कर सके, राइट। खास तौर पे ये आप न्यूज वगैरह में या फिर आसपास आपने सुना होगा, जब जॉब्स निकलती है तो ये रिट जो है ये डलवाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सिलेक्ट द सीक्वेंस एंड करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पिछले पेपर में भी पूछा गया था 2022 में। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक तरफ शेड्यूल दिए हैं, दूसरी तरफ क्या लिखा है शेड्यूल में वो दिया है। सबसे पहले देखो, रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है 8th शेड्यूल, राइट। सेकंड है एंटी डिफेक्शन, अभी मैंने आपको बताया एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन में एंटी डिफेक्शन की बात हो रही है। एंटी डिफेक्शन की बात करता है 10th शेड्यूल, तो मतलब ए का 4 आना चाहिए, बी का 2, ए का 4 बी का 2, ए का 4 एंड बी का 2। क्या यहाँ पे है, क्या यहाँ पे है, क्या यहाँ पे है? बिल्कुल भी नहीं।
सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में ए का 4 एंड बी का 2 है, तो मतलब क्या है, हमारी जो सी स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगी, राइट। कई बार ऐसे ही होता है, दो पता है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक पता है फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तीसरा देखो, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इसके बारे में दिया गया है हमारे फर्स्ट शेड्यूल में। देन एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, ये दिया गया है फोर्थ शेड्यूल में। शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब की एडमिनिस्ट्रेशन, ये दी गई है फिफ्थ शेड्यूल में, राइट। तो इसको आपने याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। शेड्यूल्स के रिलेटेड मैंने पहले भी आपको एक ट्रिक बताई थी, आप ट्रिक याद कर सकते हो, दैट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो यहाँ पे टी का मतलब फर्स्ट शेड्यूल जो बात करता है टेरिटरीज एंड स्टेट्स के बारे में। देन ई का मतलब सेकंड शेड्यूल जो बात करता है इमोलुमेंट्स के बारे में। ए का मतलब थर्ड शेड्यूल जो बात करता है अफर्मेशन एंड ओथ के बारे में। आर का मतलब फोर्थ शेड्यूल जो बात करता है राज्यसभा की सीट्स की एलोकेशन के बारे में। देन एस का मतलब है फिफ्थ शेड्यूल जो बात करता है शेड्यूल एरियाज के बारे में। देन ओ का मतलब है सिक्स शेड्यूल जो बात करता है अदर ट्राइबल और शेड्यूल एरियाज के बारे में। देन 7 एफ का मतलब है फेडरल लिस्ट, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। देन सेकंड ओ बात करता है 8 शेड्यूल के बारे में, दैट इज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। देन 9th जो शेड्यूल है वो बात करता है एल, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। 10th शेड्यूल बात करता है, अभी आपको बताया, डिफेक्शन के बारे में, डी डिफेक्शन। देन 11 शेड्यूल बात करता है पंचायत एंड 12 शेड्यूल बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में, अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में। तो इसको आपने याद रखना है, 12 के 12 शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत सिंपल है। एक बार आप ये ट्रिक जान लेते हो तो आपको कभी नहीं भूलेंगे, राइट। लास्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कन्फर्मेंट ऑफ द फुल स्टेटहुड टू द इंडियन यूनियन। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं स्टेट्स की क्रिएशन के अकॉर्डिंग कब कौन सी स्टेट बनी है, आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहां पे देखो, नागालैंड की अगर हम बात करें तो ये बना है 1963 में। हरियाणा, हरियाणा हमारी स्टेट की बात करें तो ये बना है 1966 में। सिक्किम की बात करें तो 1975 में इसको ऐड किया गया। अरुणाचल की बात करें तो 1987 में इसको एज अ स्टेट दर्जा, स्टेटहुड दिया गया। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो यहाँ पे याद रखना है आपने कि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को स्टेट का दर्जा दिया गया। 1 नवंबर दैट इज हरियाणा डे 1966 को हरियाणा को स्टेट का दर्जा दिया गया। देन 16 मई 1975 सिक्किम को इंडिया के साथ एज अ फुल फ्लेज्ड स्टेट बाय 36th अमेंडमेंट ऐड किया गया। देन 20th फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को स्टेटहुड का जो दर्जा है वो दिया गया है। दैट्स इट, यहीं पे हमारे जो क्वेश्चंस है वो खत्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से सेक्शन टू सेक्शन जो हमारे प्रीवियस प्रीलिम के एग्जाम हुए हैं उसको हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। आगे मल्टीपल वीडियोस अपलोड की जाएंगी, तो उन वीडियोस को देखने के लिए, नोटिफिकेशन देखने के लिए आप निम्बस आईएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।